फिल्म की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो बारिश में भीगते हुए कहीं जा रही थी। जिसके बाद हम चेंग नाम के एक लड़के को देखते जो एक डिपार्टमेंटल स्टोर में काम किया करता था। तभी उसे कुछ अजीब सी आवाज आती है जो दरअसल एक बुजुर्ग आदमी की आवाज थी जो अंधा है। चेंग उस बुजुर्ग से सवाल करता है कि आपको अगर कोई तकलीफ हो तो क्या मैं आपके लिए पानी लेकर आऊं। वो उस बुजुर्ग से ये सब पूछ ही रहा था कि तभी अचानक से वहाँ की बिजली चली जाती है और इतने में ही वो लड़की भी बारिश में भीगते हुए स्टोर में आती है। जिस लड़की के बिखरे हुए बाल देखकर चेंग बुरी तरह से डर जाता है। फिर हमें चेंग की आवाज में बताया जाता है कि ये उसकी बचपन की दोस्त मिसुका थी जिसने बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर रखा था और वो बहुत ही ज्यादा दुखी भी थी। मिसुका चेंग के पूछने पर बताती है कि वो फिर से एक जॉब इंटरव्यू में फेल हो गई, जिससे यहाँ हमें समझ आता है कि मिसुका ने कई इंटरव्यूज दिए जहाँ उसके पास डिग्री होने के साथ साथ एक्स्ट्रा स्किल्स भी है, पर शायद उसकी किस्मत ही खराब थी जिस कारण वो बार बार इंटरव्यू में रिजेक्ट हो रही थी। साथ ही साथ उसके पेरेंट्स ने उसे घर से भी निकाल दिया जिसकी वजह से उसकी सारी सेविंग्स भी खत्म हो गई, यहाँ तक कि उसके पास अब रहने के लिए घर भी नहीं था। अब इस बुरे वक्त में मिसुका को अचानक से याद आता है कि उसने चेंग को उसके बुरे समय में करीब $15,000 का उधार दिया था जिसे वो अब वापस मांग रही थी। लेकिन चेंग के पास उसे देने के लिए पैसे अभी नहीं थे क्योंकि उसने मिसुका के द्वारा दिए गए $15,000 में $5,000 मिलाकर एक रेंटेड घर का डिपॉजिट दे दिया था जिसमें वो अभी अभी शिफ्ट हुआ है। जो सुनकर मिसुका उसके ऊपर गुस्सा करते हुए बेहोश हो जाती है। अब अगली सुबह वो अपने आप को एक बहुत ही अच्छे घर में पाती है जहाँ चेंग उसकी उठने के बाद बताता है कि पिछली रात तुम बेहोश हो गई थी इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आ गया। ये घर देखकर मिसुका हैरान रह जाती है कि आखिर इतना अच्छा घर चेंग ने कैसे ले लिया। अब आगे मिसुका जब बेडरूम में जाती है तो उसे खिड़की के बाहर किसी की परछाई दिखाई देती है जो देखती वो तुरंत उस खिड़की को खोल देती है और अब हम देखते हैं कि उस खिड़की के सामने एक और खिड़की थी जहाँ एक आदमी खड़ा था जो मिसुका के अचानक से खिड़की खोलने की वजह से डर जाता है। दरअसल वो आदमी इनका पड़ोसी है जिसका बिहेवियर मिसुका को बहुत ही अजीब लगता है। फिर वो चेंग से सवाल करती है कि उसे सिर्फ $330 के सस्ते रेंट पर $20,000 डिपॉजिट वाला घर कैसे मिल गया, जो इस जवाब में खुद की तारीफ करते हुए कहता है कि मैंने ओनर से बहुत ही अच्छी बार्गेनिंग करके इस घर का रेंट इतना सस्ता करवाया। अब चेंग मिसुका से सवाल करता है कि वो यहाँ से कब तक जाएगी, जिस पर मिसुका बिना कुछ कहे वहाँ से उठकर दूसरे कमरे में चली जाती है। जिसके कुछ देर बाद चेंग को मिसुका की चिल्लाने की आवाज आती है और जब वो उसके पास जाकर देखता है तो मिसुका को जमीन पर पड़े खिलौने की वजह से पैर में चोट लग गई थी। इस पर अब मिसुका गुस्से में उस खिलौने को लात मारकर दूर फेंकने के बाद चेंग के बिस्तर पर लेट जाती है, जहां उसे बिस्तर पर जाते देख चेंग कहता है कि ये मेरी जगह है, जिसके जवाब में मिसुका उसको याद दिलाती है कि तुमने इस घर का जो डिपॉजिट दिया है उसमें से $15,000 मेरे है, इसलिए इस घर में ज्यादा हक मेरा है और ना कि तुम्हारा। तब चेंग ना चाहते हुए भी दूसरे कमरे में चला जाता है जहां उसे जमीन पर सोना पड़ता है। अब रात होते कोई लड़की चेंग को जगा रही होती है लेकिन नींद में था उसे लगता है कि मिसुका उसे जगा रही है और फिर वो उठकर देखता है तो उसे अपने सामने एक लड़की की आत्मा दिखाई देती है और अगले ही पल हमें ये पता चलता है कि ये सब चेंग अपने सपने में देख रहा था। लेकिन आँख खोलते ही वो अपने सामने मिसुका को देखकर बुरी तरह डर जाता है। दरअसल मिसुका को भूख लगने के कारण वो उसे जगाने आई थी। अब आगे जब चेंग बाथरूम में नहा रहा होता है तो वहाँ की लाइट्स अपने आप ही फ्लक्चुएट करने लगती है जिससे उसे लगता है कि ये सब मिसुका कर रही है, लेकिन बाहर आने पर वहाँ कोई नहीं होता। फिर अगले सीन में हम मिसुका और चेंग को डिपार्टमेंटल स्टोर में देखते हैं जहाँ चेंग मिसुका से सवाल करता है कि आखिर तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें घर से क्यों निकाला, जिस पर मिसुका बताती कि मैंने अपने पेरेंट्स के दिए हुए सारे पैसे स्टॉक मार्केट में लगा दिए और वो सारे पैसे डूब गए, इसलिए मेरे माता पिता ने मुझे निकाल दिया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि खुद जॉब करके तुम अपने खर्चों को उठाना सीखो। वो लोग अब ये सब बातें शेयर ही कर रहे होते हैं कि तभी स्टोर पर चेंग का पड़ोसी नूडल्स लेने के लिए आता है जो मिसुका को लगातार घूरे जा रहा था। उसका इस तरह देखना मिसुका को बहुत ही अजीब लगता है। वहीं रात के समय मिसुका को ऊपर खिड़की के पास कोई लड़की दिखाई देती है जिसे देखकर वो चेंग को सावधानी से घर में चलने को कहती है।
क्योंकि ये लड़की पहले से उनके घर में मौजूद है जो शायद उन्हें नुकसान पहुंचा सकती है। इधर घर में मिसुका को उस खिलौने से पैर में फिर से चोट लगी थी जो वापस से उसी जगह पर ना जाने कैसे आ गया था। इस पर अब मिसुका फिर से उस खिलौनों को पैर से एक तरफ कर देती है। हालांकि उन्हें घर में कोई नहीं मिलता, यानी कि वो लड़की जिसे मिसुका ने खिड़की के पास देखा था वो घर में नहीं होती। फिर चेंग और मिसुका आपस में बात करने लगते, जहां अचानक से चेंग को बहुत ही गंदी बदबू आती है, जिसे वो लोग घर भर में जगह जगह चेक करते कि आखिर ये बदबू कहाँ से आ रही है। तब चेक करते हुए चेंग बिस्तर तक जा पहुंचता है, जिसका मैट्रेस अचानक से हिलने लगता है, जो देखकर मिसुका चाकू से उसको फाड़ कर देखती है, जिसमें से उसे बहुत सारे कबूतर निकलकर बाहर उड़ने लगते हैं, जो देखकर वो दोनों बुरी तरह से डर जाते हैं, क्योंकि आज से पहले ये कबूतर उस मैट्रेस में नहीं थे, यानी कि यहाँ कुछ तो सुपरनैचुरल हो रहा है। इसलिए वो लोग भागते हुए उसी पड़ोसी के घर में चले जाते हैं, जो उन दोनों को इस तरह घबराया हुआ देख उनसे इनका कारण पूछता है। इस पर अब मिसुका उससे कहती कि तुम्हें पता था कि उस घर में कुछ तो गड़बड़ है, तभी तुम हम लोगों को इतने अजीब तरह से देखते थे और खिड़की से हम पर नजर भी रखते थे। जो सुनकर वो पड़ोसी उन्हें घर के अंदर बुलाता है, जहां मिसुका उससे सवाल करती है कि क्या तुम उस लड़की को जानते थे जो हमसे पहले यहाँ रहा करती थी। इस पर वो पड़ोसी उन्हें बताता है कि वो लड़की कभी कभी मेरा पीछा किया करती थी, जिसे देखकर ऐसा लगता था मानो वो किसी ईवल स्पिरिट से पोजेस्ड हो। और मुझे लगता है कि ये घर भी सही नहीं है, क्योंकि कभी कभी मुझे वहाँ पर एक बड़ी सी परछाई दिखा करती थी। फिर एक दिन जब मैंने अपनी खिड़की से देखा तो मुझे उस लड़की की आत्मा दिखाई दी, और बाद में मुझे ये पता चला कि उसने आत्महत्या कर लिया। जिसकी ये बातें सुनकर चेंग वहाँ रखे बॉक्सेस की तरफ इशारा करते हुए सवाल करता है कि क्या तुम कहीं जा रहे हो। जिस पर पड़ोसी बताता है कि मैं 6 साल से लगातार सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे रहा था, जिसमें मैं हर बार फेल हो जाता, लेकिन इस बार मैं पास हो गया, इसलिए मुझे अब ट्रेनिंग सेंटर जाना होगा। जो सुनकर मिसुका और चेंग उसे कांग्रेट्स करके वहां से बाहर आ जाते। अब बाहर आकर चेंग मिसुका को बताता है कि उसे वहां ठीक वैसी ही स्मेल आ रही थी जैसी हमारे घर से आ रही थी, लेकिन मिसुका इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और चेंग को डांट लगाते हुए इस घर के ओनर को कॉल करने को कहती है। फिर अगली सुबह वो दोनों उस घर के ओनर के पास पहुंचते, जहां मिसुका ओनर से कहती कि आपने हमें ये नहीं बताया था कि इस घर में पहले किसी लड़की ने आत्महत्या किया था, इसलिए हमें हमारे डिपॉजिट के $20,000 वापस चाहिए। जिस पर ओनर उनको कॉन्ट्रैक्ट में लिखी शर्तें दिखाता है, जिसमें आत्महत्या के बारे में पहले से ही लिखा हुआ था, लेकिन शायद कम रेंट की खुशी के कारण चेंग ने बिना पढ़े ही 3 साल के लीज के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया था, जो जानकर मिसुका चेंग पर गुस्सा करती है और उससे कहती कि अब मुझे समझ आ गया कि इस घर का रेंट इतना कम क्यों था। इसके बाद अब वो दोनों तय करते कि वो दोनों इस घर में ऐसे प्रिटेंड करके रहेंगे जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं और अजीब चीजों को नजरअंदाज करेंगे। जो ऐसा सोचकर अब दोनों घर में प्रवेश करते हैं, जहाँ इस बार उन्हें वही आत्मा दिखाई देती है, जिसे देखकर वो दोनों डर के मारे बाहर भाग जाते हैं और फैसला करते हैं कि वो किसी और को ये घर लीज पर धोखे से दे देंगे ताकि उन्हें कुछ पैसे मिल सके और वो आराम से कहीं और रह सके। इसलिए वो लोग बहुत से लोगों को ये घर दिखाते, लेकिन सभी को आत्मा डराकर भगा देती है, जिसके कारण उनका ये प्लान भी फेल हो जाता है। अब वो लोग सेल्फ एक्सोर्सिज्म करने का फैसला करते, क्योंकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब थी और एक्सोर्सिस्ट की फीस भरना उनके बस की बात नहीं थी। इसलिए वो इंटरनेट पर सेल्फ एक्सोर्सिज्म के तरीके ढूंढकर उस तरीकों को आजमाते। दरअसल उन्होंने पूरे घर में नमक और रेड बीन्स डाल दिया था, जो डालकर उन्हें लगा था कि ऐसा करने से वो आत्मा वहां से भाग जाएगी, लेकिन रात के समय वो आत्मा उन दोनों के द्वारा डाले गए नमक और बीन्स को उन्हीं दोनों के ऊपर फेंकने लगती है, जिस पर अब वो दोनों फिर से डर के मारे भाग जाते। हालांकि मिसुका ने भी अब भी हार नहीं मानी थी, इसलिए वो फिर से इंटरनेट पर किसी सस्ते और डिस्काउंट वाले एक्सोर्सिस्ट को ढूंढने लगती है, जो उसे मिल भी जाता है। इस एक्सोर्सिस्ट यानी कि तांत्रिक का नाम जिंता होता है, और जब जिंता मिसुका और चेंग के साथ उनके घर पहुंचता है तो उसे भी उस लड़की की आत्मा दिखाई देती है, जिसे देखकर वो डर के मारे वहां से भाग जाता है। उसके पीछे अब मिसुका और चेंग भी आते हैं, और अब हमें जानने को मिलता है कि जिंता को कोई भी एक्सोर्सिज्म नहीं आता, बल्कि वो दिखावा करके
लोगों के पैसे ठगता है, लेकिन आज उसका सामना असली भूत से हो गया। वो अब उन दोनों से अपने बारे में बताता है कि उसका परिवार जमानों से शेमन्स का काम करते आ रहे और उसकी ग्रैंड मदर भी एक शेमन थी जिन्होंने उसे बहुत कुछ बताया। यहाँ हम ये भी जान पाते हैं कि जिन ताओ भी एक साइकिक है, लेकिन उसे इन सब चीजों से बहुत डर लगता है, इसलिए वो शेमन नहीं बनना चाहता था क्योंकि उसको अपना करियर सिंगिंग और डांसिंग में बनाना था, जिस कारण वो घर छोड़कर शहर में आ गया जहां उसके साइकिक होने के कारण उसे हर जगह आत्माएं नजर आती थी। इसकी वजह से वो अपने करियर पर फोकस भी नहीं कर पा रहा था और फिर एक दिन उसके सारे पैसे भी खत्म हो गए, इसलिए उसने एक फ्रॉड एक्सोर्सिस्ट का काम करना शुरू कर दिया। लेकिन अब उसके पास ना तो रहने के लिए घर है और ना ही खाने के लिए खाना। उसकी अब इस बात को सुनकर चेंग उसको भी अपने घर ले आता है जहाँ वो आत्मा मिसुका को पोजेस करके उन दोनों पर हमला कर देती है। फिर उनकी चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर उनके पड़ोसी पुलिस में शिकायत कर देते, जिस पर उन तीनों को पुलिस पकड़ कर ले जाती है। पुलिस स्टेशन में अब होश आने पर मिसुका को ये पता चलता है कि उस घर में जो लड़की रहती थी उसने आत्महत्या इसलिए किया क्योंकि उसके घर में किसी ने बड़ी ही चालाकी से फायर अलार्म में कैमरा छिपा दिया था और उसने उस बेचारी लड़की के प्राइवेट वीडियोस बना लिए थे, जिसका पता लगने के बाद वो हमेशा डरी हुई रहने लगी और आखिर में उसने आत्महत्या कर लिया। लेकिन एक वीडियो में वो कैमरा लगाने वाला शख्स भी नजर आ रहा था जिसकी मास्क पहने होने के कारण पुलिस उसे आज तक नहीं पकड़ पाई। इसके बाद अब मिसुका घर आकर तुरंत वो वीडियो इंटरनेट से ढूंढ निकालती है क्योंकि वो समझ गई थी कि वो आत्मा इन्हें कुछ बताना चाहती है। अब वीडियो मिलने के बाद लड़की की आत्मा इन्हें वो डॉल देती है जो कि अक्सर मिसुका के पैर में लग जाती थी। यहाँ जिनताओ बताता है कि उस डॉल के अंदर भी कैमरा इंस्टॉल है और फिर ये स्टोरी फ्लैशबैक में मुड़ जाती है जिसमें हम उस लड़की को देखते हैं जो इंटरनेट पर कोई वीडियो देख रही होती है। तभी उसको एहसास होता है कि उसका पड़ोसी उस पर नजर रख रहा है, इसलिए वो अपनी डॉल में कैमरा लगाकर वहीं रख देती है। ऐसा करने के बाद वो पड़ोसी के पीछे जाती है जहाँ उसकी नजर पड़ोसी के फोन के बैक कवर पर पड़ती है जिसमें वैसा ही मास्क बना था जैसा कैमरा में उस आदमी ने पहना हुआ था। और फिर वो घर आकर पुलिस को फोन लगाने की कोशिश करती है, लेकिन वो पड़ोसी वहां आकर उसको मार डालता है। जो सारी घटना उस डॉल वाले कैमरा में रिकॉर्ड हो जाती है जिसकी रिकॉर्डिंग मिसुका, चेंग और जिनताओ प्रेजेंट में देख रहे थे, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि उस लड़की ने आत्महत्या नहीं किया बल्कि सामने वाले पड़ोसी ने उसे मारा था। इस पर अब जिनताओ पुलिस को कॉल लगाकर उनके आने का इंतजार करने लगता है। दूसरी तरफ वो आत्मा पड़ोसी को हॉर्न करना शुरू करती है जिससे डर कर वहाँ से भाग निकलता है। अब उसे भागते देखी तीनों उसका पीछा करते हैं जहाँ चेंग उसे अंत में पकड़ ही लेता है, लेकिन पड़ोसी चेंग पर भारी पड़ता है। फिर वो रिवील करता है कि उसने वो कैमरा बस मजे के लिए उस घर में इंस्टॉल किया था, बाकी उसका कोई गलत इरादा नहीं था। लेकिन उस लड़की को जब मेरी सच्चाई का पता चला तो वो पुलिस को बताने जा रही थी, जो अगर पुलिस को बता देती तो मेरी लाइफ खराब हो जाती क्योंकि मैंने बड़ी मुश्किल से सिविल सर्विस के एग्जाम को क्लियर किया था और मैं ये सब ऐसे ही खराब होने नहीं देना चाहता था। इसलिए मुझे मजबूरी में उस लड़की को मारना पड़ा, जो ऐसा कहकर चेंग पर भी हमला करता है। पर उसी समय वहाँ मिसुका पहुंचकर किसी तरह चेंग को पड़ोसी से बचाती है और हम यहाँ देख पाते हैं कि मिसुका के अंदर उस लड़की की आत्मा आकर उस पड़ोसी को बहुत ही ज्यादा मारती है। वहीं कुछ ही देर में पुलिस वाले वहाँ आकर उस पड़ोसी को पकड़ लेते, जिसको जाते वक्त उस लड़की की आत्मा मिसुका के पीछे खड़ी होकर देख रही होती है। फिर ये तीनों मिलकर उस लड़की को एक अच्छा फ्यूनरल देते, जिसकी बाद जिनताओ भी उनके साथ उसी घर में रहने लगता है। तभी मिसुका को भी आइडिया आता है और वो एक एक्सोर्सिज्म स्टार्टअप खोलने का प्लान बनाती है, जिसके लिए तीनों राजी हो जाते हैं। पर अब अचानक से उनके घर की बिजली चली जाती है और वहीं सीढ़ी पर उन्हें एक और घोस्ट बैठा हुआ दिखाई देता है, जो कि जाहिर है कि इनके पास मदद के लिए आया है। और यहीं पर ये मूवी हमें नेक्स्ट पार्ट के लिए टीज करते हुए समाप्त हो जाती है। अब बात करें इस मूवी की तो इसमें चेंग को एक सस्ता घर रेंट पर मिल जाता है, लेकिन उस घर की सच्चाई ये थी कि उसमें एक लड़की ने आत्महत्या की थी। पर कहानी के अंत तक हमें ये पता चलता है कि उस लड़की को उसके पड़ोसी ने जान से मार दिया था। वहीं बीच बीच में उस लड़की की आत्मा चेंग और उसके दोस्त मिसुका को भी दिखा करती थी, क्योंकि वो उनसे मदद मांगना चाहती थी, लेकिन वो लोग हर बार डर के मारे वहां से भाग जाते थे। पर आखिर में वो आत्मा मिसुका को पोजेस करके चेंग और जिनताओ नाम के साइकिक के पीछे पड़ जाती है, जिससे वो लोग बहुत शोर करते और इस शोर शराबे के कारण उनकी बाकी पड़ोसी उन तीनों को ही जेल में डलवा देते, जहाँ पुलिस स्टेशन से मिसुका को पता चल जाता है कि किसी आदमी ने उस लड़की का वीडियो बना लिया था, जिस
कारण उस बेचारी ने आत्महत्या कर लिया। और इसी तरह ये कहानी आगे बढ़ती है, जहाँ फिर लास्ट में सारा क्लाइमेक्स रिवील होता है, जो मुझे उम्मीद है कि आपको एक्सप्लेनेशन में क्लियर हो गया होगा। और अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली मूवी के एक्सप्लेनेशन पर, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।